देखने को मिले। और फाइनली आज मंगलवार है और आज अगर आप निफ्टी सेंसेक्स को देखेंगे तो भाई इस टाइम पे जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आज की वीडियो बहुत ही लेट करके शूट कर रहा हूँ। मुझे यही चीज़ें देखनी थी कि भाई मार्केट की स्थिति कैसी रहती है, मार्केट की हालतें कैसी रहती है। अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 11:34 हो रहे हैं और इस टाइम पर जो मार्केट की स्थिति हुई पड़ी है, स्मॉल कैप मिड कैप का क्या है नहीं है वो आप मुझे देख कर बताइएगा, और इतने टाइम पर क्या था नहीं था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन निफ्टी सेंसेक्स और फिर निफ्टी वगैरह की अगर बात की जाए तो वहाँ पर बुरी तरह से तांडव देखने को मिल रहा है और 1% 1.5% तक के करीब में या उसके आसपास में मार्केट की अंदर गिरावटें हो चुकी हैं। 1% तो पार कर चुका है, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी बातें हैं और ये चीज़ मैंने आपको पहले ही कहा था। अब देखिए रीज़न की अगर बात यहाँ पर किया जाए कि भाई रीज़न क्या है जिसकी वजह से मार्केट में गिरावटें हो रही, तो मुझे लगता है कि अगर आप बी फिनेंसर को बराबर देख रहे हैं, बराबर फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि रीज़न के बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रीज़न के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूं और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मैंने आपको बता दिया है। देखिए फाइनली आज की मार्केट कैसी रहती है, यहाँ पर हो सकता है अगर मौका मिले, पैसा हो, इन्वेस्ट करने का मन हो तो आप पैसा लगा दीजिएगा ज़रूर, थोड़ा बहुत करके, ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा बहुत करके लगाना है, और वो भी स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही कम, क्योंकि वहाँ पर अभी भी वैल्यूएशन है तो इसलिए वहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा पैसे निवेश करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लार्ज कैप में थोड़ा बहुत का आप लमसम वगैरह करना चाहते हो तो कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर, और हमारा जो आज वीडियो रहने वाली है उसमें हम कई सारे सवालों को, कई सारे क्वेश्चंस को हम पिक करने वाले हैं और 3-4 क्वेश्चंस यहाँ पर रहने वाले हैं। और यकीनन ऑफ कोर्स ये अभी जो सिचुएशन चल रहा है ना, मार्केट की जो हालत है ना, इस समय के हिसाब से मुझे लगता है कि ये वीडियो इतना परफेक्ट होने वाला है जिसका जवाब ही नहीं है। और ये टॉपिक शायद मुझे बहुत दिन पहले कवर करना चाहिए था। तो एक से एक सवाल है, एक से एक वहाँ पर आपको जवाब भी देखने को मिलेंगे और बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा कि पूरी क्लैरिटी के साथ आपको जवाब दूँ और ऐसा जवाब दूँ जो आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। तो ऑफ कोर्स वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। बस एक रिक्वेस्ट जो बराबर आपसे करता हूँ वही रिक्वेस्ट मैं आपको करूँगा कि सर प्लीज़ चैनल को अगर अभी तक आपने सपोर्ट नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बी फिनेंसर आपका अपना चैनल है और आपने बहुत आगे तक के बहुत प्यार दिया है और बहुत आगे तक के बढ़ाया है और मुझे उम्मीद है कि इससे आगे भी आप ही बढ़ाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बी फिनेंसर को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके बस एक शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, बस ये मेरे लिए काफ़ी हो जाएगा। तो चलते सबसे पहले सवाल की तरफ। सर का नाम अशोक इसार है या इसर है, प्रोनाउंसिएशन पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। तो अशोक सर के तरफ से सवाल है। सर नमस्ते। नमस्ते सर, मेरा उम्र 60 साल है। बैलेंस एडवांटेज फंड और मल्टी एसेट दोनों में मेरे लिए कौन सा फंड बेहतर रहेगा? कह रहे हैं कि बैलेंस एडवांटेज फंड जो होते हैं और उसके बाद मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो होते हैं, दोनों में मेरे लिए बेहतर कौन हो सकता है, क्योंकि मेरी उम्र 60 साल है। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर इसको ये कहते किसको है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एंड बैलेंस एडवांटेज फंड। सबसे पहले हम समझते हैं दोनों की परिभाषा क्या है, कहते किसको है। सबसे पहले बैलेंस एडवांटेज फंड जो होते हैं ये एक हाइब्रिड फंड होते हैं जहाँ पर इक्विटी और डेट का मिक्सचर होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक बैलेंस एडवांटेज फंड जो होते हैं ये एक इक्विटी और डेट का मिक्सचर फंड होता है जो कि डेट फंड होता है, समझ रहे कि नहीं। अब यहाँ पर जो फंड मैनेजर होते हैं, यहाँ पर जो पैसे लगे हुए होते हैं फंड के अंदर, तो फंड मैनेजर को पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो मार्केट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मैं क्या बोल रहा हूँ, मार्केट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो चाहे तो ज़्यादातर पैसे को इक्विटी में डाल सकता है, चाहे तो ज़्यादातर पैसे को डेट में डाल सकता है, समझ रहे हैं ना। तो इस फंड की सबसे अच्छी बात यही है कि भाई यहाँ पर जो पैसे लगे हुए होते हैं वहाँ पर फंड मैनेजर की पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो आपके पैसे डेट में डाल सकते हैं, आपके पैसे इक्विटी में डाल सकते हैं। अच्छा एक बात और भी है, यहाँ पर जब इक्विटी में पैसे डाले जाते हैं तो आप देखेंगे कि लार्ज कैप के अंदर ज़्यादा पैसे डाले जाते हैं, समझ रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है। तो यहाँ पर यही चीज़ अच्छाई है कि भाई मार्केट का सिचुएशन अगर ख़राब हो रहा है तो वहाँ से पैसे निकाल कर उसको डेट में डाल दिया जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं। और अगर मार्केट के सिचुएशन, इक्विटी मार्केट के सिचुएशन अगर अच्छे हो रहे हैं तो वहाँ पर पैसे निकाल कर क्या कहते हैं कि इक्विटी में डाल दिया जाता है। अब सोच कर देखिए कि भाई मार्केट में अगर हालतें अच्छी हैं, वहाँ पर लोगों के पैसे बन रहे हैं, तो वहाँ पर आपके पैसे डाल दिए जाते हैं और वो भी लार्ज कैप कंपनीज़ के अंदर पैसे डाले जाते हैं जहाँ पर इक्विटी होने के नाते अगर देखा जाए तो रिस्क बहुत ही कम होता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप दोनों मार्केट का, दोनों मतलब चीज़ों का फ़ायदा, इक्विटी और डेट दोनों का फ़ायदा अगर आप लेना चाह रहे हैं तो
यकीनन ये फंड आपके लिए बेटर हो सकता है। उसके बाद अगर हम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की बात करें तो यहाँ पर 3 एसेट क्लास होते हैं, समझ रहे हैं। इक्विटी डेट रहेंगे ही रहेंगे, इसके अलावा एक सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, या कोई और भी ऐसा है क्लास होगा जहां पर आपके पैसे निवेश कर दिए जाएंगे, समझ रहे हैं। तो एज के अकॉर्डिंग अब सवाल आता है कि कौन सा फंड ज़्यादा बेहतर है। तो मैं आपको साफ सुथरे लफ्ज़ों में कहूँगा कि सर फंड दोनों ही आपके लिए बेहतर है। आपके एज के अकॉर्डिंग बैलेंस एडवांटेज फंड भी अच्छे होंगे आपके लिए, और मल्टी एसेट एलोकेशन टाइप के जो फंड होते हैं वो भी आपके लिए बेटर होंगे। लेकिन मैं बैलेंस एडवांटेज फंड के साथ ज़्यादा जाऊंगा, क्योंकि इसके और भी बहुत सारी बातें हैं, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर ये तमाम तर बातें ख़त्म हो जाती है। उसके बाद एक और भी सवाल इन्हीं का है, अशोक सर का ही है। सर कहते हैं कि डीएसपी, कोटक, व्हाइट ओक, मल्टी एसेट फंड, तीनों में बेहतर कौन सा फंड है। तो इसका बिल्कुल प्रैक्टिकल मैं चाहता हूँ कि मैं बातों से बोल कर बताऊँ, या फिर आपको मैं सिर्फ ये चीज़ें कह दूँ कि यहाँ पर ये चीज़ें, यहाँ पर ये चीज़ें, तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। इससे बेहतर हम ये समझते हैं कि चलिए हम डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और वहाँ पर हम लाइव देखते हैं कि तीनों फंड के अंदर एक्सपेंस क्या है, रिस्क रेशियोज़ क्या है। बल्कि आपको मैं हकीकत बताऊं तो मैं अब ये बता देता हूं कि भाई ज़्यादातर फंड्स ऐसे हैं, तीनों फंड के मैं आपको बताऊं तो ज़्यादातर ट्रैक रिकॉर्ड आपको मिलेंगे नहीं, समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ वहाँ पर देखने को नहीं है, लेकिन बहुत जो ही है वही चलिए मैं आपको दिखला देता हूँ। लाइव देखेंगे तो उसमें कुछ और ही मज़ा आता है, और वहाँ पर कुछ और अलग ही बातें समझ में आती है। चलिए फाइनली हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर। यहाँ पर तीनों के तीनों फंड आपको शो हो रहे होंगे, और यहाँ पर जो चीज़ें आप देखेंगे ना, वाकई में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्त। यहाँ पर चलिए सबसे पहले यहाँ पर डीएसपी मिल जाता है। डीएसपी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, और यहाँ पर कोटक का थोड़ा सा कट रहा है स्क्रीन की वजह से, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जो डिटेल्स है वो सारे समझ में आ जाएंगे ही। और यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले अगर आप रेटिंग को देखेंगे तो मैंने आपको कहा था ना कि भाई बिल्कुल ही नया फंड है, यहाँ पर किसी भी फंड के रेटिंग आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कैटेगरी वही मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी है। उसके बाद अगर हम फंड एज की बात करें तो देखिए 1 ईयर 6 मंथ, 1 ईयर 10 मंथ, 1 ईयर 7 मंथ, मतलब दो साल भी कंप्लीट नहीं हुए पूरे तरीके से इन दोनों तीनों फंड्स के। उसके बाद अगर मैं फ़ंड साइज़ की बात करूँ तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है डीएसपी का। तो डीएसपी का अगर आप देखेंगे तो 604 करोड़ के फंड साइज़ यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद 1441 करोड़ के फंड साइज़ यहाँ पर व्हाइट ओक के देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अगर हम कोटक की बात करें तो यहाँ पर 7,262 करोड़ के फंड साइज देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो देखिए पिछले 3 मंथ्स में और 6 मंथ में अगर सिर्फ कोटक को देखें तो 3% का ये जो है ना, मतलब नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है। लेकिन उसके बाद जो भी फंड है, व्हाइट ओक है, उसके बाद डीएसपी है, सारे पॉजिटिव में ही जा रहे हैं, कुछ ना कुछ कम ज़्यादा पॉजिटिव है। उसके बाद रिटर्न्स के भी डाटा बहुत ज़्यादा यहाँ पर अवेलेबल है नहीं। अब देख सकते हैं सिर्फ 1 ईयर के रिटर्न्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। 14% के रिटर्न्स मिल जाते हैं डीएसपी के। वहीं पर व्हाइट ओक की अगर बात करूँ तो 16% के रिटर्न्स है पिछले 1 ईयर में। और वहीं पर अगर कोटक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 8.26% के रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारा डेटा है नहीं रिटर्न्स का कि मैं आपको बताऊं। उसके बाद रिस्क रेशियोज़ के भी बहुत सारे डेटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। उसके बाद टॉप 3 सेक्टर्स को आप देखेंगे तो इसी तरह के टॉप 3 सेक्टर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद कंपनीज ये है, ये सारी चीज़ें आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप पीई रेशियो को वॉच कर सकते हैं। 16.75 है किसका, डीएसपी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का। व्हाइट ओक का देखें तो 21 है, और वहीं पर कोटक का देखें तो 16.54 है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा सस्ता नज़र आ रहा है मुझे लगता है कि डीएसपी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इज़ गुड, सस्ता वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अगर आप इसे देखते हैं तो। उसके बाद एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो एक्सपेंस के मामले में भी सबसे अच्छा डीएसपी का ही लगता है। और बाकी के 2 फंड है इनके भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड होने के हिसाब से तो ज़्यादा कहा जा सकता है, या ठीक है अगर हम उन चीज़ों को, इन तीनों फंड को सिर्फ कंपेयर करें आपस में तो यहाँ पर सबसे अच्छा डीएसपी का। तो फाइनली यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो डेटा यहाँ पर हमारे को देखने को मिलते हैं, इस डेटा की बुनियाद पर अगर ये बात किया जाए कि कौन सा फंड है जो कि बेटर हो सकता है, तो मुझे लगता है डीएसपी मल्टी एलोकेशन फंड इज़ गुड और बहुत अच्छा फंड है। अगर इन तीनों फंड को हम आपस में कंपेयर करके देखते हैं तो बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, लेकिन जो डेटा है उसी की बुनियाद पर मैं आपको बोल रहा हूँ। तो डीएसपी ज़्यादा अच्छा हो सकता है मेरी नज़र में, बट आपको कोई और भी अच्छा लग सकता है और उसका कुछ रीज़न भी हो सकता है। जो भी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके
करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा फंड है जो कि अच्छा लग रहा है। तो ये सारी बातें हो गई। उसके बाद एक सवाल आता है राखी बिजलानी जी की तरफ से। मैम कहती हैं कि सर आपने टेक फंड और बैंकिंग फिनेंशियल सर्विसेज फंड के बारे में नहीं बताया कि ये सेक्टर फंड के अच्छे दिन कब आएंगे। देखिए मैम, यहाँ पर जो टेक फंड की अगर मैं बात करूँ, टेक, आईटी और उसके बाद फिनेंशियल सर्विसेज वगैरह जो हो गए, तो अगर अभी ओवरऑल मार्केट की हालत देखें तो सिचुएशन अच्छी नहीं है। और कल देखिए, आज हमारी मार्केट के अंदर वाकई में हड़कंप मचा हुआ है। ठीक है, कल मतलब सोमवार था, कल के डेट में हमारी मार्केट अगरचे बंद रही, लेकिन दूसरी जगहों की मार्केट तो ओपन रही। तो कल की मार्केट को छोड़िए, अगर कल की मार्केट को आप देखेंगे, दूसरी जगहों की मार्केट जैसे यूएस की मार्केट को देख लीजिए, तो वहाँ पर भी अच्छे खासे आपको पॉजिटिविटी नहीं दिख रही, बल्कि पॉजिटिविटी है ही नहीं है। डॉ के अंदर पॉजिटिविटी दिख रही है। उसके बाद नैस्डैक को देख लीजिए, S&P 500 को देख लीजिए, और भी कई सारे इंडाइसेस है जहां पर नेगेटिविटी ही देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर हम हैंग सेंग को देखें तो बहुत अच्छी खासी पॉजिटिविटी है, बट अच्छी नहीं है। उसके बाद निक्केई, हम जापान के मार्केट को देखें तो वहाँ पर भी पॉजिटिविटी है, लेकिन बहुत अच्छा खासा उछाल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया भर की जो मार्केट है उसकी हालतें सही नहीं चल रही है। तो यहाँ पर अब कुछ देर के लिए, आप थोड़ी देर के लिए फिनेंशियल और सर्विसेज जो सेक्टर है, इसको हम कुछ देर के लिए अच्छा मान सकते हैं कि ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कि हमारे सिचुएशन सही हो जाए, तो यहाँ पर चीज़ें सही होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर हम टेक की बात करें, IT की बात करें, ऑटो की बात करें, इस तरह के जो सेक्टर्स है, हेल्थ केयर की बात करें, तो ये ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पर मुझे लगता है कि अभी दिन सही नहीं आएंगी। और मुझे लगता है कि इसके लिए आपको मतलब इंतज़ार ही करना चाहिए। और मैंने बहुत पहले एक बात कही हुई थी कि देखिए, जहाँ पर आपको ऐसा डाउट लगता है कि भाई यहाँ पर मैंने एलोकेशन ज़्यादा कर दिया है, या फिर यहाँ पर मुझे निवेश नहीं करना चाहिए था, या ज़रूरत से ज़्यादा मैंने सेक्टरल फंड लेकर रखा हुआ है, या एक ही फंड है सेक्टरल, लेकिन वहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा निवेश मैंने कर दिया है जितना मुझे निवेश नहीं करना चाहिए, ऐसा अगर आपको लगता है कुछ भी, तो आपको वहाँ पर एवरेज आउट करना चाहिए था। जहाँ पर रिडीम करने की ज़रूरत हो वहाँ पर आपको रिडीम करना चाहिए था। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई ठीक ठाक है, हमारे रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग अभी सब चीज़ें ठीक है, तो बिल्कुल आप बने रह सकते हैं, वेट कर सकते हो। तो मैं आपको भी यही कहना चाहूँगा कि देखिए, अच्छे दिन का इंतज़ार आप फिनेंशियल को लेकर थोड़ी देर के लिए कह सकते हैं। फिनेंशियल एंड सर्विसेज जो है, ये वाला सेक्टर हो सकता है इसमें थोड़ा जल्दी सुधार है कंपेरिजन टू टेक के। लेकिन टेक, IT, ऑटो, फार्मा, ये सब जो सेक्टर है, फार्मा नहीं, हेल्थ केयर, ये सब कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि अभी दिन अच्छे आएंगे। टाइम अभी इसमें जाएगा और बहुत सारा टाइम जा सकता है। उसके बाद एक सवाल हमारे पास और भी आता है, मेरे ख्याल से ये रामचरण जी की तरफ से ये सवाल है। मैंने नाम नहीं लिख पाया है, मिस्टेक ये हो गया है, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी सर। लेकिन सर का सवाल ये है कि 15 लाख लमसम करके कोई पेंशन लेने की तरकीब और फंड बताइए। देखिए सर, 15 लाख रुपए लमसम करके अगर आप चाहते हैं कि भाई मंथली तौर पे हम पेंशन ले, तो इसका तो एक ही तरीका है, SWP करना पड़ेगा, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान आपको करना पड़ेगा। अब कैसे करना है, कौन सा फंड बेटर हो सकता है, और मुझे लगता है कि कुछ और भी डिटेल्स, आपकी एज क्या है, आपकी सैलरी क्या है, और आप इनकम वगैरह जो कर रहे हैं, किस तरह के इनकम सोर्सेस हैं आपके, अगर ये तमाम तर डिटेल्स अगर आप मुझे और भी सेंड कर दें तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इस पे ज़रूर ही बना सकता हूं, क्योंकि बहुत अच्छी टॉपिक है ये, और मुझे लगता है कि इस पे वीडियो आने की ज़रूरत भी है। और काफ़ी सारे लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं, तो अगर आप कहेंगे तो मैं फ़ंड भी आपको बता सकता हूं। और दूसरी बात कि कैसे उसको कैलकुलेशन किया जाएगा, वो तमाम तर चीज़ें मैं आपको ज़रूर ही बता दूंगा। तो एक मरतबा आप अपनी डिटेल्स वगैरह मुझे सेंड कर दीजिए। तो फाइनली यहाँ तक अगर आप वीडियो में पहुँच चुके हैं तो मुझे लगता है कि आपके क्वेश्चंस के आंसर वही चीज़ें मिली होंगी जो एग्जैक्ट होने चाहिए, और मैंने पूरी तरह से कोशिश की है कि पूरी क्लैरिटी के साथ आपको आंसर्स किए जाए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको किसी तरह की कोई कमी महसूस हो रही है, ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया है, कुछ और भी ऐड करना चाहिए, कुछ और भी इन्फॉर्मेशन रहने चाहिए और वो छूट गया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। 100% उसको मैं वीडियो में भी इंक्लूड कर सकता हूं अगर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा तो, या नहीं तो शॉर्टली अगर उसका आंसर करने वाली चीज़ रहेगी तो उसको मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी आंसर करके ज़रूर ही बता दूंगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। और दूसरी एक और भी इंपॉर्टेंट बात कि भाई आज की मार्केट बंद होते टाइम तक के कैसा रहता है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अभी तो बहुत बुरा हाल है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मुझे लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।